students and welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education. So in today's video lecture we are going to discuss about The Hindu analysis of 12th November 2022. आज का हम वीडियो लेक्चर दो चरण के अंदर कंप्लीट करेंगे, दो पार्ट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की, ऐसी न्यूज जो हेडलाइंस हैं, ऐसी न्यूज जो हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज हम बात करेंगे एडिटोरियल्स के बारे में कि एडिटोरियल्स के अंदर किस चीज को डिस्कस किया गया है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है और किस तरीके से आप जो है उसे अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज की हेडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स रिलीज ऑफ ऑल लाइफ कन्विक्ट्स इन राजीव केस। अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डिसीजन सामने आया है जिसके अंदर जितने भी कन्विक्ट्स हैं उन्हें रिलीज कर दिया गया है। लगभग 3 डिकेड से ये अंदर हैं। अब ये डिसीजन किस चीज के ऊपर आया तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया गवर्नर को सितंबर 2018 में कि जितने भी कन्विक्ट्स हैं उन्हें रिलीज कर दिया जाए, उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। बट गवर्नर ने कोई भी तरीके का डिसीजन ना लेते हुए क्या किया, ये सारी चीजें प्रेसिडेंट के यहां दे दी, प्रेसिडेंट को सौंप दी ये फाइल्स। इसके ऊपर डिसीजन देते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि गवर्नर जो है वो बाउंड है ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ कैबिनेट इन सच केसेस। और पेरारीवल्लन को जिस तरीके से रिमिशन ग्रांट की गई उसी तरीके से इन कन्विक्ट्स को भी दी जा सकती है। अब इसके ऊपर कांग्रेस का क्या रिस्पॉन्स आया है, तो जयराम रमेश ने खुल के कहा है कि हमें यह डिसीजन पसंद नहीं आया है और हमें लगता है ये कि बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। जबकि सोनिया गांधी और उनके बच्चों की बात कर ले, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की, तो उन्होंने थोड़ा सा सिंपैथेटिक स्टैंड लिया है जिसके ऊपर जयराम रमेश ने ये खुल के कहा है कि हो सकता है ये उनका पर्सनल व्यू हो बट कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे अप्रिशिएट नहीं करता और जितने भी उनके पास लीगल राइट्स हैं वो सारे एक्सप्लोर करेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे कि कहां कहां पे किस किस तरीके का डिसीजन लिया जा सकता है। तमिलनाडु सीएम ने इस वर्डिक्ट को वेलकम करते हुए कहा है कि ये चीज ये स्थापित करता है कि सीएम जो है वो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव हैं और गवर्नर जो है वो एड एंड एडवाइस पे काम करते। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को लताड़ लगाते हुए कहा कि जो जुडिशियल पोस्टिंग पे वो चुप बैठे हैं वो चीज सही नहीं है और इसी चीज के ऊपर उन्होंने एक नोटिस जारी किया है जस्टिस सेक्रेटरी एंड एडिशनल सेक्रेटरी को और इस केस को उन्होंने लिस्ट कर दिया है नवंबर 28 के ऊपर। यहां पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो ऐसे नाम जो उन्होंने रिकमेंड किए या वापस भेजे हैं कॉलेजियम के थ्रू फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट, उस पे एकदम चुप्पी साध के बैठे हैं और ये चुप्पी एक तरीके से डिवाइस बन गई है सेंटर के लिए ताकि जो क्वालिफाइड एडवोकेट्स हैं और जो क्वालिफाइड नॉमिनीज हैं वो अपना नामांकन वापस ले लें। तो ये चीज सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी हाल फिलहाल में जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, वो भी बहुत ज्यादा अटैक कर रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम पे। उनका मानना है कि यहाँ पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, मतलब इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिसके ऊपर बेंच ने कहा कि यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत अच्छे हैं। अब हाल फिलहाल में हम इतना कह सकते हैं कि हमें नवंबर 28 को मालूम चलेगा कि इस पे क्या डेवलपमेंट होने वाला है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं आज के एडिटोरियल की। इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वर्डिक्ट अ डिस्क्रिमिनेशन एंटीथेटिकल टू इक्वालिटी। मतलब इनका कहना है कि ये इक्वालिटी के खिलाफ है, ये जो वर्डिक्ट आया है ये इक्वालिटी के खिलाफ है। जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को रेटिफाई किया गया है वो इक्वालिटी के खिलाफ है। यहाँ 70 साल की हिस्ट्री है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के जो है जजमेंट आए। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि जो पुराना जजमेंट था उसे ओवर रूल कर दिया गया और एक नया जजमेंट सामने आया, जो कि एक्सेप्टेबल भी है क्योंकि जितनी भी चीजें दी गई हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू रिलीजन, ये सारी चीजें जो है एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज में दी गई हैं। इनकी इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और सिर्फ हम कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए लिखे हुए प्रोविजंस के अलावा जो मॉरल्स हैं, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके ऊपर भी जाते हैं। तो ये सारी चीजें नॉर्मल है, डिफरेंसेस आना कोर्ट के वर्डिक्ट के अंदर वो नॉर्मल है। बट ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाती है जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे कोई सवाल उठता है, जब ऐसी चीजें सामने आती है कि क्या ये पर्टिकुलर चीज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है भी या नहीं। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे वर्डिक्ट दिया गया जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर, जिसके अंदर यह बताया गया कि ये जो है जस्टिफाइड है, ये जो है इसे रेटिफाई करते हैं हम 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को कि ऐसा किया जा सकता है। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। ये अमेंडमेंट आया 2019 के अंदर, जिसके थ्रू ऑल्टर किया गया आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को, और वहां पे एक प्रोविजन और ऐड कर दिया गया, वो है 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिक
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब इसके साथ एक और चीज सामने रखी गई कि जिन्हें ऑलरेडी रिजर्वेशन मिल चुकी है उन्हें वापस रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। मतलब एससी, एसटी, ओबीसी ये जो है इनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक रिजर्वेशन है। तो इसके बाद ये मुद्दा उठा कि क्या गवर्नमेंट, क्या पार्लियामेंट अपने आप से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकती है, और क्या वो ऐसी चीजें सामने लेके आ सकती है जो जैसा चाहे वैसा बदलाव कर सके। तो पहली चीज तो ये देखिए कि अमेंडमेंट का मतलब ही होता है बदलाव, संशोधन, कुछ चेंजेस करना। वहां रिप्लेसमेंट वर्ड नहीं दिया गया, तो किसी भी तरीके से आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेस नहीं कर सकते, उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो है उसे चेंज नहीं कर सकते, उसे डैमेज नहीं कर सकते। और इसी डॉक्ट्रिन को बताया गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन केशवानंदा भारती केस। अब जनहित अभियान के अंदर तीन चीजों के ऊपर जो है केस किया गया। पहली चीज तो ये कि जो लॉजिक है रिजर्वेशन देने का वो ये है कि जो हिस्टोरिकल रॉन्ग हुआ है लोगों के साथ, जो हमारी सोशल इनइक्वालिटी है हमारे समाज के अंदर, उसे खत्म किया जाए। हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना चाहते हैं, तो ये उस डॉक्ट्रिन के खिलाफ है। सेकंड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर एससी, एसटीज और ओबीसी को जो है अंदर नहीं लिया गया है, तो ये वायलेशन है राइट टू इक्वालिटी का। थर्ड, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर ये बताया गया कि रिजर्वेशन की लिमिट है 50%, 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं जानी चाहिए। तो इन तीन चीजों के ऊपर इसे जो है चैलेंज किया गया। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी, जेबी पादरीवाला, इन्होंने जो है मेजॉरिटी ओपिनियन दिया और सपोर्ट किया, जस्टिफाई किया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को, दैट इज 10% रिजर्वेशन टू दी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जब हम बात करें जस्टिस रविंद्र भट्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित जो उस समय पे थे, उन्होंने बोला कि ये चीज जो है सही नहीं है। उन्होंने जो है माइनॉरिटी ओपिनियन दिया इसके ऊपर, बट अल्टीमेटली इसे जस्टिफाई करार दे दिया गया, इसे सही मान लिया गया। बट यहाँ पे इनका कहना ये है कि ये चीज जो है सही नहीं है और ये इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है उसके खिलाफ जाता है, और जो हम अफर्मेटिव एक्शन मतलब जो सोशल इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए एक्शन लेने की तरफ सोचते हैं उसके भी ये खिलाफ। मेन एम ये था रिजर्वेशन देने का कि जो हिस्टोरिकल रॉन्ग है उसे करेक्ट किया जाए और सब लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड पे लिया जाए। इवन इन इंदिरा साहनी केस ये बताया गया कि सिर्फ इकोनॉमिक स्टेटस जो है उसे हम क्राइटेरिया डिसाइड नहीं कर सकते बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उसके अलावा बाकी और भी चीजें होनी चाहिए। अब अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को भी एक बार साइड में रखते हैं और ऐसा समझ लें कि अफर्मेटिव एक्शन के लिए एक और लेयर ऐड कर दी गई है, बट इसका कोई भी तरीके के प्रोविजन नहीं दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया है कि इस तरीके की कोई भी अफर्मेटिव एक्शन ली जा सकती है ऑन इकोनॉमिक स्टेटस। बहरहाल जो मेजॉरिटी बेंच है जिसने इसे डिफेंड करते हुए ये कहा है कि ये एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, ये एक रीजनेबल एक्सेप्शन है जिसे हम मान सकते हैं कि ये चीज सही है, तो ये किसी भी तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट नहीं करता। तो यहाँ पे राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि रिजर्वेशन जो है जिस तरीके से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया है ये इक्वालिटी के खिलाफ है, और एसटी, एससी, ओबीसी को दी गई रिजर्वेशन कोई भी एहसान नहीं है उनके ऊपर। ये हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, ये लोगों को एक समान पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही चीज बताई गई स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस 1975 के अंदर। तो अगर हम ये मान लें कि केशवानंदा भारती केस में दी गई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अब रेलेवेंट नहीं है, तब तक 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसी भी तरीके से जो है सही नहीं है, इनका ये कहना है। राइटर ये मानते हैं कि ये जो चीज की जा रही है अगर ये फ्रूटफुल हो जाती है और हमारे सामने आ जाती है तो एक तरीके से पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीजें सामने आएंगी जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो ऑल एंड ऑल व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज दैट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया रिजर्वेशन कोटा 10% वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। सो दीज व्यूज आर हिज पर्सनल व्यूज, ये यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अब इसमें से कितनी चीजें किस तरीके से आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उस पर डिपेंड करता है। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम की। आपको और मुझे सबको मालूम है कि किस तरीके की एकदम दरिद्र हालत में हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं उसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा हूं, बट इतना रूम है इंप्रूवमेंट के लिए, इतनी सारी चीजें पढ़ाई जा सकती हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल चेंज किया जा सकता है जिसकी कोई भी हद नहीं है। इसी तरीके की एक चीज को यहाँ पे डिस्कस किया गया है और वो है ऑटोनॉमी, कि किस तरीके से ऑटोनॉमी जो है वो हायर एजुकेशन को बेटर कर सकता है, बढ़िया कर सकता है, उस चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे ये कोई भी तरीके से सरप्राइज नहीं है कि जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं उसमें से एक भी इंडिया का इंस्टीट्यूट नहीं है। इस चीज पे चर्चा करते हुए कि क्यों कोई भी इंस्टीट्यूट इंडिया का नहीं है, यहाँ पे ऑथर ने बताया है
कि जितने भी इंस्टीट्यूट जो टॉप 100 में आ रहे हैं उनके पास एक ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी किस चीज से रिलेटेड? एकेडमी के रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो जितने भी डिसीजन है ये अपने आप ले सकते हैं, इनके ऊपर किसी भी तरीके की पाबंदी नहीं है। अगर इन टॉप यूनिवर्सिटीज का हम देखें नाम और जितनी भी कॉलेजेस हैं इनके बारे में अगर हम पढ़ें, तो यहाँ पे भी जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी की तरह फंक्शन करती है। मतलब उनके माइनर माइनर चीजों पे उनका माइक्रो मैनेजमेंट नहीं किया जाता। उनको ये नहीं बोला जाता कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने, वो अपने हिसाब से जो है डिसीजन ले सकते हैं। अब यहाँ पे एविडेंस कुछ सामने रखे गए हैं, उनको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। The 2023 एडिशन ऑफ द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यहाँ पे कितने इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के टॉप 200 में? तो सिर्फ 3। टॉप 300 की अगर बात करें तो 3 और ऐड हो जाते हैं। टॉप 400 की बात करें तो 2 और ऐड हो जाते हैं। तो इंडिया जो 135 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ है और इतना बढ़िया देश है, डेवलपिंग देश है, हम अपने आप को विश्व गुरु की तरह घोषित कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हम लीड करेंगे पूरे वर्ल्ड को। तो क्या ये चीज, ये रैंकिंग वो चीज दर्शाती है? बहुत ज्यादा स्कोप है इंप्रूवमेंट का, ये चीज तो साफ साफ देखी जा सकती है। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग प्लेसेस ओनली वन इंडियन इंस्टीट्यूशन अमॉन्ग द टॉप 400 ऑफ द वर्ल्ड। और ऐसी ही कंडीशन है हमारी एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो ये बहुत ही ज्यादा दरिद्र हालत है, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक हालत है हमारे यहाँ पे। और इसके अलावा भी अगर हम थोड़ा सा और डीपली जाके एनालिसिस करें इसी चीज का, तो एक चीज देख पा रहे हैं कि अगर एक यूनिवर्सिटी को हम छोड़ दें, डीम्ड यूनिवर्सिटी को, उसके अलावा जितने भी इंस्टीट्यूट इसके अंदर इंक्लूड हुए हैं वो है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इंस्टीट्यूट जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सबसे ज्यादा लीड कर रहे हैं। तो क्या हिंदुस्तान के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर ही सारे बच्चे पढ़ते हैं? एक छोटा सा फ्रैक्शन वहां पे पढ़ता है। ऐसा नहीं है कि वही सिर्फ देश को चला रहे हैं। तो क्या बाकी चीजों को डेवलप करने की जरूरत नहीं है? अब वो क्यों रैंकिंग में आ रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी है। पहली चीज तो वो यूजीसी की गाइडलाइंस के अंडर नहीं आते, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की गाइडलाइंस के अंदर नहीं आते। दूसरी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उसके अंडर भी वो नहीं आते। तो ये सारी चीजें उन्हें लिबर्टी देती हैं। अब अगर हम बात करें यूजीसी की और एआईसीटीई की, तो ये इस तरीके की रिजीम सेट कर देते हैं जिसमें स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाते हैं, जिनके थ्रू अबाइड करना पड़ता है हायर एजुकेशन सिस्टम को। जैसे कि आपकी फैकल्टी की रिक्रूटमेंट किस तरीके से होगी, स्टूडेंट्स का एडमिशन कैसे होगा, आप उन्हें डिग्री किस तरीके से देंगे। और जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो इतनी ज्यादा कंफर्टेबल हो गई हैं कि वो रेजिस्ट भी नहीं करना चाह रही, रादर वो इसमें प्राइड फील करती हैं कि देखिए हम इस तरीके की कंडीशन जो है अपने अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, इस तरीके से जो चीजें बताई गई हैं उसे हम इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं और हम सारी गाइडलाइंस जो है फॉलो कर रहे हैं। जबकि हम बात करें बेस्ट यूनिवर्सिटीज जो फंक्शन कर रही हैं प्रॉपर्ली, वो अपने डिसीजन खुद लेती हैं। जैसे अगर बात कर ले यूरोपियन यूनिवर्सिटी एसोसिएशन की, तो उन्होंने एक ऐसा टूल बनाया है, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी टूल, जो क्या चीज देखता है, वो इस तरीके से ये चीज देखती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी ज्यादा ऑटोनॉमस है और कौन सी कितनी कम। 4 पैरामीटर इसके लिए लिए गए हैं। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल, सेकंड फाइनेंशियल, थर्ड स्टाफिंग एंड फोर्थ एकेडमिक। इन सारी चीजों के ऊपर जो है रैंक डिसाइड की जाती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी ज्यादा जो है ऑटोनॉमस। अब ये कोई नई चीज नहीं है जो इंडियन पॉलिसी प्लानर्स के सामने आई है, कोई पहली बार ये चीज नहीं देख रहे कि ऑटोनॉमी देने से जो है ज्यादा चीजें बेटर हो जाएंगी। ये पहले से सारी चीजें हमारे सामने हैं। जैसे कि अलग अलग कमीशन और कमिटीज ने, इंक्लूडिंग द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2022 के अंदर भी ये चीज बताई गई कि अगर हायर एजुकेशन को ऑटोनॉमी दी जाए तो वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी की बहुत ज्यादा जरूरत। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी की बात करती है और वो ये कहती है कि ये इंपॉर्टेंट है ताकि हायर एजुकेशन को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जा सके और इसी चीज से हम क्रिएटिविटी और इनोवेशन को डेवलप कर सकते हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी इस चीज को प्रमोट करती है। नई पॉलिसी इस चीज के बारे में बात करती है कि ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग होनी चाहिए। बट एक चीज आप देखिए कि ये प्रॉब्लम इसकी वजह से ज्यादा बढ़ गई क्योंकि सेलेक्टिव एग्जीक्यूशन हो रहा है पॉलिसी का। जो जो चीजें हमें कन्वीनियंट लग रही है उसे हम अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, जो लिखा गया है, जो बताया गया है उसके हिसाब से नहीं, उसके हिसाब से उसे क्या कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, उसे हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन हम देख रहे थे नई एजुकेशन पॉलिसी की तरफ कि ये इस तरीके से काम करेगी, इस तरीके से फंक्शन करेगी, वैसा तो हम बिल्कुल नहीं देख पा रहे। रादर हो क्या रहा है,
वो ये रहा है कि हम उल्टी डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। तो ऑल एंड ऑल अगर हम चाहते हैं कि हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम एक्सेल करे, वो बढ़िया तरीके से काम करे, तो हमें इस चीज पे ध्यान देना जरूरी है कि हम ऑटोनॉमी दें, उन्हें थोड़ा सा क्या है खुला हाथ दें कि वो अपने हिसाब से काम कर सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज द हिंदू एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई भी डाउट है और आप किसी भी तरीके की और इनपुट चाहते हैं मेरी तरफ से, तो प्लीज मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप जब तक फीडबैक नहीं देंगे मुझे मालूम नहीं चलेगा। मैं कितना भी सोच लूं, कितना भी इंट्रोस्पेक्ट कर लूं, बट जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक मैं उस लेवल पे रीच नहीं कर पाऊंगा, उस लेवल पे नहीं पहुंच पाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग दिस चैनल।